and I could see your chat also. Chat box is open. Yeah, guys, just comment. And today we will be having Indian economy session. Yes, sir, you are audible as well. Thank you, Nitya. Thank you. And trust me, class would be just amazing. People who are in the group, especially in the discussion group, just tell your friends ki sir is live in the class, and let's wait for 2 more minutes. The class will be just amazing, and trust me, after attending this Indian economy class, you don't have to study anything. Yes, the class will be more than enough, and the books already I have told, that is Ramesh Singh, and it has to be supplemented with Misra and Puri. These both are enough. Especially for the students who are having इंडियन इकोनॉमी नेवर बिफोर, मैनी ऑफ पीपल हैव ऑलरेडी रेड, बट कुछ लोगों के इंडियन इकोनॉमी नहीं रहते हैं, तो उनके लिए मैं एक बार फिर से रिवीजन करवा दूं कि हमने 2 भाग में इंडियन इकोनॉमी को बांटा है. ठीक है, द फर्स्ट पोर्शन वी विल बी हैविंग अराउंड 2 क्लासेज. आई विल टेक 2 to 3 क्लासेज प्री इंडिपेंडेंस एरा. प्री इंडिपेंडेंस का मतलब हो गया 1800 सेंचुरी से 1947. ठीक है, आफ्टर दैट वी विल बी हैविंग 1947 टू टिल 2023-24 जो भी है. ठीक है, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं. एंड आई हैव कम विद द वेरी गुड क्वालिटी नोट्स. आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे आफ्टर हैविंग द क्लास. द स्लाइड आई विल बी शेयरिंग विथ यू, बट आई कैन नॉट गारंटी कि एवरी डे आई विल बी कमिंग विद द क्लास. हाँ, दिस आई कैन गारंटी द क्वालिटी विल बी एश्योर्ड. इफ पॉसिबल पेन एंड पेपर लेके बैठे, नोट्स बनाते रहें, एंड इन बिटवीन इफ यू गेट एनी काइंड्स ऑफ डाउट डेफिनेटली यू शुड आस्क. शैल वी स्टार्ट द सेशन? कैन यू जस्ट राइट इन द चैट बॉक्स एवरीथिंग गुड सर? वी कैन स्टार्ट. I'm waiting for few students. I could see, I think 27, 28, 29 people are with us. Just write in the comments. Let's start session and we'll be sharing the screen. Okay. तो चलो, I am now sharing. Is it visible? Is the screen visible or not? Just confirm. Is it visible or not? I think it's visible now. Yes. Just write yes sir. What you could see. Just tell me what you could see here. What is the topic? So topic first we will be covering, yes, everything. So 1947 के पहले pre 97, okay, we will have 2 different sets. First we will be covering 1800 to 1947, and then we will cover after that. This is 9. okay, चलो pre independence era. Yes Madhu. okay, so this is pre independence era. okay, this is, हाँ चलिए स्टार्ट कर दीजिए. तो सिलेबस एज वी डिस्कस्ड इन द लास्ट क्लास, एंड आई विल ट्राई टू वाइंड अप द क्लास इन अराउंड 40 to 45 मिनट्स बिकॉज आई हैव कम विद द होमवर्क एंड ऑल. तो जब प्री इंडिपेंडेंस एरा की बात करते हैं, मेजर ऑफ द बुक्स और मेजर ऑफ द इकोनॉमिस्ट कंसिडर कि 1800 to 1947. यस, 1800 to 1947 का सेशन होगा. और प्री इंडिपेंडेंस एरा में मेजरली जो हम लोग देखेंगे कि व्हाट वर द कंडीशन ऑफ, लेट मी राइट इट हियर, व्हाट वर द कंडीशन ऑफ दैट टाइम इंडस्ट्रीज. ठीक है, इंडस्ट्रीज़ के सिचुएशन क्या थे. डिफरेंट टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज़ थे, जूट थे, कॉटन थे, सो मैनी थिंग्स थे. फिर वहाँ पर एग्रीकल्चर का कैसा सिचुएशन था, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट वी विल सी कॉमर्शलाइजेशन था. ठीक है, कॉमर्शलाइजेशन था, फिर एग्रीकल्चर था, डिफरेंट थिंग्स थे. तो डिफरेंट सेगमेंट्स में मैंने बांटा हूँ. फर्स्ट वी विल सी कि नेचर ऑफ इकोनॉमी कैसा था प्री इंडिपेंडेंस के, मतलब ड्यूरिंग 1800 सेंचुरी व्हाट वर द नेचर ऑफ इकोनॉमी. नो डाउट जो आर्टिफैक्ट्स थे, ठीक है, आर्टिफैक्ट्स जो थे इंडियन इकोनॉमी में दैट टाइम, इट वाज वेरी गुड, वंडरफुल, एंड वी हैव सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी. बट अनफॉर्चुनेटली दैट टाइम वी हैड नो एनी बिग फर्म्स. बिग फर्म मीन्स जैसे अभी आप बात करते हैं कि लाख करोड़ एंड 5 लाख करोड़, 10 लाख करोड़, 50 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, लार्ज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज. नो, it was not like that. However, please remember, and the fact sheet I will be also sharing you after the class, so you don't have to worry. Just a minute. हाँ, तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि अगर एग्जाम्पल में दे, बिकॉज आई हैव सीन कि स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 टाइप के क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं. तो स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, तो वहाँ पे वी कैन टेकल. अगर क्वेश्चन पूछते हैं कि ड्यूरिंग द प्री इंडिपेंडेंस एरा इंडिया हैज़ टू बी वेरी बिग फर्म्स एंड ऑल, नो, बिग फर्म नहीं थे. लाइफ एक्सपेक्टेंसी काफ़ी लो थी. अच्छा, कैन समबडी कमेंट इन द कमेंट सेक्शन कि व्हाट इज द लाइफ एक्सपेक्टेंसी राइट नाउ. लाइफ एक्सपेक्टेंसी अभी क्या है? कैन यू कमेंट इन द चैट बॉक्स? जस्ट कमेंट अभी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितना है इंडिया का. लाइफ एक्सपेक्टेंसी मीन्स व्हाट इज द एवरेज एज दैट इन इंडिया पीपल लिव. कितने एज तक? उत्कर्ष सिंह 66. यस, इट्स ऑलमोस्ट 66, थोड़ा ज़्यादा हो गया है अभी.
या इफ ऑप्शन या चांदनी इज वेरी ट्रू, यस 69 पॉइंट समथिंग है, इन इंडिया इट्स नियरली 70। और कैन समबडी टेल कि अभी हाईएस्ट किनका है इन ऑल डेवलप्ड कंट्रीज? यू नो जापान का कितना है? तो देखिए अभी इंडियन इकोनॉमी में क्या है, कंसेप्ट के साथ साथ आपको फैक्ट्स भी पते होने चाहिए। यस प्रीति ट्रू, नीतीश ट्रू, यस नियरली 70 इज करेक्ट। तो अगर स्टेटमेंट देता है कि इन इंडिया लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज बिलो 65, नो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। अभी इंडिया में जो है नियरली 70 के आसपास लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। उत्कर्ष नो 100 नहीं है, आई थिंक जापान में 83 और 85 के आसपास है, मीन्स वी आर द यंग पॉपुलेशन। चलिए आज का जो मेजर टॉपिक होगा इसमें लैंड रेवेन्यू सिस्टम होगा, जो कि 3 डिफरेंट लैंड रेवेन्यू हम देखने वाले हैं इन नेक्स्ट स्लाइड, एंड देन वील सॉ द एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर जो था दैट टाइम, अभी देखिए क्या हो गया, एग्रीकल्चर अभी तो काफ़ी मॉडर्नाइज्ड है एंड ऑल है, बट दैट टाइम मोस्ट ऑफ द टाइम एग्रीकल्चर वर बेस्ड ऑन मानसून। और अगर आपका मानसून खराब हो गया तो क्या होता था, ब्रिटिशर्स लगान होते थे लेते थे, और लगान नहीं दे पाने के कारण क्या होता था, खेत को जब्त कर लिया जाता था, राइट। एंड लेस मार्केट रीच, दिस वॉज द वेरी आई मीन सीवियर केस फॉर द फार्मर्स, बिकॉज ऑफ ड्यू टू लैक ऑफ मार्केट रीच, वहाँ पे प्राइस रियलाइजेशन नहीं था। अगर आपका रियलाइजेशन ऑफ प्राइस नहीं होगा, चांदनी इज राइटिंग सर लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट द टाइप ऑफ प्री इंडिपेंडेंस इन एनसीईआरटी, सी इट वाज ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस, नो प्री इंडिपेंडेंस, नो नो यू गॉट इट रॉन्ग। I will be coming to you. During independence, Chandani please correct, during independence, during 1947, it was 40, 32 I think. I did not write here age. Can you see? This 24 years is nearly 1800 to 1850 I am telling. 1850 के around. I know in 1947 it was 32 years. In NCERT class 11th it is given, I know. But here I did not write age, na? I did not write it is 1947, right? In NCERT it's written for during independence, but I have written here pre-independence. There is a difference between pre-independence and during independence. Okay Chandani, hope it's clear. Yeah, you are true, but I did not write here the time. Yeah. हाँ, फिर क्या था, एग्रीकल्चर आपका मानसून था, लेस मार्केट रीच था, विलेज बेस्ड ऑन मार्केट सिस्टम। अभी क्या है आपका, अभी मॉनेटरी सिस्टम है, आपके पास डिफरेंट एक्सचेंज रेट है। दैट टाइम बार्टर सिस्टम हुआ करता था। हैंडीक्राफ्ट एंड आर्टिजन्स थे, तो दे हैव द नो जॉब लॉस। अगर आपको कुछ लेंदी क्वेश्चंस पूछा जाए सेमेस्टर वगैरह में, तो यू कैन एक्सप्लेन इट कि दैट टाइम नाउ क्या होगा, अगर आप AI नहीं जान रहे हैं, टेक्नोलॉजी नहीं जान रहे हैं, तो राइट नाउ यू हैव द threat of job loss. But that time if your parents are doing like handicraft or different artisans industry, कोई पोट्री बना रहा है, कोई खिलौना बना रहा है, कोई चटाई बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो उनके जो जनरेशन होंगे, हेरेडिटरी जो होंगे, वो वही होगा, ठीक है। एक जनरेशन, 2 जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन, दे विल कीप कमिंग। सो देयर वाज नो थ्रेट ऑफ जॉब लॉस, इट वाज द बेनिफिशियल थिंग, एक यह पॉजिटिव थिंग है। हाँ, इसके पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि भाई आखिर ठीक है एग्रीकल्चर तो था, बट व्हाट अबाउट द ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स जो थे वह कैसे रेवेन्यू कलेक्ट करते थे? तो रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए क्या किया था उन्होंने, डिफरेंट काइंड के रेवेन्यू सिस्टम उन्होंने क्रिएट किया था। हियर स्लाइड्स आई विल बी शेयरिंग यू, डोंट वरी, ठीक है। फिर आता है कॉमर्शलाइजेशन। कॉमर्शलाइजेशन का क्यों ज़रूरत पड़ा, तो फर्स्ट यू शुड नो, देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ 2 थिंग्स। एक तो वहाँ पे हमारा डिफरेंट रेवेन्यू सिस्टम था, ठीक है, आर लिख देता हूँ रेवेन्यू सिस्टम को, हाँ, डिफरेंट रेवेन्यू सिस्टम था, जिस कारण से डिफरेंट रेवेन्यू सिस्टम होने के कारण क्या हुआ था कि डिफरेंट एरिया में डिफरेंट रेवेन्यू सिस्टम थे। डिफरेंट एरिया का मतलब यह हुआ, ब्रॉडरली वी कैन डिवाइड इनटू 3 डिफरेंट पार्ट इफ पॉसिबल। पेन एंड पेपर आप लोग ओपन कर लेंगे, और यहाँ पर मैं आपको लिखाऊंगा। एक था आपका परमानेंट सेटलमेंट, नेक्स्ट था रैयतवाड़ी सिस्टम, और यह था महलवाड़ी सिस्टम। इंडिया जो था आपका पूरा इंडिया, सॉरी फॉर बैड मैप, ठीक है, लगभग बन गया, ठीक है। तो यह इंडिया को मेजरली 3 पार्ट में बांटा गया था, ठीक है। एक जगह परमानेंट सेटलमेंट था। कैन यू जस्ट कमेंट बिलो हाउएवर मेजॉरिटी ऑफ थिंग्स आई हैव रिटन, जस्ट यू कमेंट सो दैट कि देयर शुड बी सम इंगेजिंग क्लास। आप कमेंट करें कि परमानेंट सेटलमेंट इंडिया के किस पार्ट में था, रैयतवाड़ी सिस्टम किस पार्ट में था, एंड महलवाड़ी सिस्टम किस पार्ट में था। लास्ट ईयर इफ यू सी दैट, लास्ट ईयर क्वेश्चन वाज डायरेक्टली आस्क्ड फ्रॉम दिस टॉपिक्स, सो वी कैन ऑल्सो एक्सपेक्ट सम एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक, ओके। हाँ, एक बार आप जस्ट कमेंट कर दें कि सर परमानेंट सेटलमेंट यहाँ था, रैयतवाड़ी सिस्टम यहाँ था, और महलवाड़ी सिस्टम यहाँ था। बिकॉज ऑफ दिस थिंग्स इंडिया में जो था कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हुआ, ठीक है। और इन बिटवीन यू मस्ट राइट 1 या 2 सेंटेंस में अगर आप लिख दें कि व्हाट इज कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर क्या होता है, जस्ट कॉमेंट करें आप चैट बॉक्स में, व्हाट इज द कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। या आई वुड बी रियली वेरी हैप्पी इफ यू कुड डू। अब आते हैं कि परमानेंट सेटलमेंट, रैयतवाड़ी सिस्टम, महलवाड़ी सिस्टम, आखिर यह था क्या, क्यों लाना पड़ा, और क्यों तीनों में क्या डिफरेंस है। समटाइम्स दे कैन आस्क द डिफरेंस, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 3 करके कि यह डिफरेंस था, ठीक है।
तो सबसे पहले जो आया है परमानेंट सेटलमेंट आया है। कब आया है परमानेंट सेटलमेंट? यू विल गेट द स्लाइड एंड द नोट्स, नो नीड टू वरी। लॉर्ड कॉर्नवालिस इसको किए थे लॉन्च, इट वाज स्टार्टेड बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस एंड इट वाज स्टार्टेड इन 1973। यह सिर्फ बंगाल में था मेजरली, बंगाल प्रोविंस इफ़ यू से, सो बंगाल के जितने भी रीजन थे, बंगाल थे, सम पोर्शन ऑफ बिहार थे, सम पोर्शन ऑफ उड़ीसा थे, लाइक दैट। बंगाल प्रोविंस यूज टू बी वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोविंस। जो मेजर था बंगाल प्रोविंस था, मद्रास प्रोविंस था और मुंबई प्रोविंस था, यह 3 मेजर थे। तो परमानेंट सेटलमेंट जो था लॉर्ड कॉर्नवालिस होगा, पेन पेपर आप निकालेंगे और वहाँ पे लिखेंगे कि लॉर्ड कॉर्नवालिस लॉन्च किए थे परमानेंट सेटलमेंट। इट वाज स्टार्टेड इन बंगाल इन 1973 एंड इट यूज टू कवर अराउंड 90% ऑफ टोटल लैंड रेवेन्यू सिस्टम। मीन्स लेट मी राइट इट हियर, इसका मतलब यह हुआ कि इफ़ इट इज़ इंडिया, ओके, इट हैज़ 100% टोटल लैंड। आउट ऑफ टोटल लैंड जो 19% लैंड था, 19% लैंड, यह जो था परमानेंट सेटलमेंट यहाँ पे लगा हुआ था। वी विल सी द डिफरेंस, व्हाट इज परमानेंट सेटलमेंट, व्हाट इज रोहितवाड़ी सिस्टम एंड व्हाट इज महलवाड़ी सिस्टम। फर्स्ट यू शुड नो कि तीनों ने क्या किया था। चांदनी इज राइटिंग अबाउट प्रोडक्शन ऑफ कैश क्रॉस एंड प्रोड्यूस सरप्लस, okay, produces other things rather than food grains. Yeah, Madhu and Chandni both are correct, very correct. चलिए look at here. Hope you are enjoying the class. In case of any doubt, you can definitely ask in the chat box. तो परमानेंट सेटलमेंट हो गया। अब हम तीनों के डिफरेंस देखेंगे। फर्स्ट लेट अस सी कि फैक्ट, इंडियन इकोनॉमी में मैं बता रहा हूँ 50% आपको फैक्ट्स याद रखने हैं, क्योंकि क्वेश्चंस वहाँ पे आते हैं। 50% आपको फैक्ट्स रटने होंगे, देर इज ए नो डाउट। 50% फैक्ट्स पूछते हैं और 50% कंसेप्ट होता है। तो फर्स्ट फैक्ट हम लोग देख लिए कि 19% एरिया कवर होता था आउट ऑफ 100 और इट वाज स्टार्टेड इन बंगाल लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट है आपका रोहितवाड़ी सिस्टम। वह मद्रास में किया गया था बाय थॉमस मुनरो अराउंड 1830s वगैरह में। 33 कहीं लिखता है, कहीं 32 लिखता है, ठीक है। और महलवाड़ी सिस्टम जो था यह 1822 में या 20s वगैरह में हुआ था। एग्जैक्ट फिगर इन एग्जाम दे वॉन्ट आस्क, बट दे कैन आस्क कि आफ्टर 1820 और आफ्टर 1850 दे विल गिव बिग डिफरेंस। हाँ, क्वेश्चंस अगर यह पूछता है, इफ़ दे आस्क द क्वेश्चन कि विच लैंड सेटलमेंट और विच काइंड ऑफ लैंड रेवेन्यू सिस्टम हैज़ द लार्जेस्ट शेयर, तो देन यू कैन से कि 51% of area was covered under Rohitwari system and Rohitwari system has the largest share which is 51%, right? And 19% जो था आपका परमानेंट सेटलमेंट था एंड महलवाड़ी सिस्टम जो था वह नियरली 30% था। क्लियर? हाँ, अब आते हैं इसके मेजर डिफरेंस पे। चलिए सबसे पहले देखेंगे हम परमानेंट सेटलमेंट क्या था भैया। तो परमानेंट सेटलमेंट जो था 73 में आया था। मैंने चार्ट बना दिया है आपको, आप आराम से नोट कर सकते हैं। बंगाल में आया था, कॉर्नवालिस था। अब देखते हैं इसके कुछ मेरिट हैं, कुछ डिमेरिट हैं। आप लोग इसको पढ़ लेंगे, काफ़ी इजी था। इसके जो मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दे रहा हूँ परमानेंट सेटलमेंट, आप लोग याद रखेंगे। परमानेंट सेटलमेंट क्या था कि एक जॉन सोर करके थे, JOHN है यहाँ पे HN, जॉन सोर, ठीक है। मैं जॉन सोर लिख देता हूँ। इट यूज टू बी ICS, ठीक है, इंडियन सिविल सर्विसेज थे, जो कि आज IAS है। वही इसको फॉर्मुलेट किए थे, ठीक है, जॉन सोर। और परमानेंट सेटलमेंट में एक और कौन था हमारा नाम, कॉर्नवालिस, ठीक है। यह 2 नाम आता है। इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर होता है, ब्रिटिशर्स डिसाइड कि जमींदार वहाँ पर होंगे। एक जमींदार होता था जो कि थर्ड पार्टी होता था, ठीक है, नॉट ब्रिटिशर्स, नॉट द रियल लैंड होल्डर्स के ओनर। एक जमींदार होता था जो कि थर्ड पार्टी होता था। उनको 1/11 ऑफ टोटल रेवेन्यू मिलता था एंड ब्रिटिशर्स यूज टू कलेक्ट 10/11, ठीक है, 10/11 यह ब्रिटिशर्स रखता था और 1/11 क्या होता था, जमींदार रखता था। तो आप ऐड करो एक बार, 1/11 प्लस 10/11 कितना हुआ? समबडी जस्ट कमेंट, 1/11 10/11 कितना हुआ? यानी 11/11 हुआ। 11/11 मतलब 1 इज दैट इज कंप्लीट परमानेंट सेटलमेंट। तो यह था आपका सिस्टम। देखिए यहाँ पे कैसे होता था, मैं बताता हूँ सिस्टम कैसे काम करता था। सबसे पहले ऊपर रहता था ब्रिटिशर्स, ठीक है, ब्रिटिशर्स के नीचे रहता था जमींदार और जमींदार के नीचे क्या रहता था, पीजेंट्स, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स क्या करते थे, दे यूज टू गिव द विलेज A, विलेज B और विलेज C, whatsoever, it will be taken care of by जमींदार 1, जमींदार 2 and जमींदार 3 and they will collect the revenue from the peasants annually or semi-annually and whatsoever and certain percentage were decide, means Britishers will take total का around 90%, 89 or 90%, 10/11 of total revenue will be taken by Britishers from जमींदार and जमींदार will keep 1/11, ठीक है, टोटल रेवेन्यू का। और यह रेवेन्यू जो था ब्रिटिशर्स डिसाइड करते थे, कहीं 50%, कहीं 40%, कहीं 30%, इट वाज सब्जेक्ट टू वेरी, सो नो नीड टू वरी, ठीक है। जिस कारण से क्या होता था, एक जो डिमेरिट था यहाँ पे, दिस वाज अफेक्टेड
Shruti is writing, yeah, 1. Good, yeah, 11 by 11 1. This affected the land loan. If they failed to pay the fixed amount, they had to lose their land. Yes, यहीं पर ब्रिटिशर्स ने बहुत बड़ा काम किया था. What British did, जमींदार को बोल दिया था कि from this village you have to give this much lakh और this much crore और certain amount every year, doesn't matter वहाँ पे सूखा आए, बाढ़ आए. जिस कारण से क्या होता था, जमींदार पीजेंट्स को पीटते थे और ज़बरदस्ती वसूली कर लेते थे ज़मीन, क्योंकि जमींदार वाज ऑब्लाइज टू पे द रेवेन्यू टू द ब्रिटिशर्स. और वो मज़े से ज़मींदार क्या होता था, फिक्स कर देते थे खेत में आपका अनाज आए चाहे नहीं आए, मुझे 500 करोड़ देना या फिर मुझे 100 क्विंटल अनाज दे देना, व्हाट्स एवर. इट यूज टू फिक्स द अमाउंट टू द पेजेंट्स एंड जमींदार यूज टू इंजॉय देयर लाइफ इन द रिमोट एरियाज, इन द सिटी एरिया. दैट्स वाई देयर वॉज द प्रॉब्लम ऑफ एबसेंटिया. प्लीज नोट इट डाउन. एबसेंटिया का प्रॉब्लम हुआ करता था. जमींदार एबसेंट था. क्यों एबसेंट था भाई? क्योंकि फिक्स रेवेन्यू आएगा पेजेंट से और वहाँ पे दे देगा. एक था सनसेट क्लॉज. प्लीज रिमेंबर सनसेट क्लॉज. इफ क्वेश्चन इज आस्क्ड व्हाट डू यू मीन बाय सनसेट क्लॉज, तो सनसेट क्लॉज किससे रिलेटेड है? तो परमानेंट सेटलमेंट से रिलेटेड है. सनसेट क्लॉज क्या था? एक फिक्स डेट हुआ करता था. जैसे सपोज दैट 31 को या 30 को या 1 को सनसेट, सन के सेट तक, सूर्यास्त तक आपको दिस मच अमाउंट जमींदार को ला के देना है. जैसे सपोज दैट कि 1 जनवरी को उन्होंने डेट दिया था, 1 जनवरी को शाम तक टिल सनसेट तक यू हैव टू गिव अस द रेवेन्यू टू द ब्रिटिशर्स बाय द जमींदार्स. इफ यू फेल टू गिव द रेवेन्यू यू विल बी रिमूव्ड फ्रॉम द जमींदार. This was known as sunset clause and it was applicable in permanent settlement. Any doubt till now? If you have any doubt, you can definitely ask. Otherwise, just comment कि yes sir, we are enjoying the class, so that it gives me motivation to teach you in a better way. Okay? Just write yes sir, everything good. तो यह हो गया आपका परमानेंट सेटलमेंट. अब आता है हमारा नेक्स्ट महलवारी सिस्टम. महलवारी सिस्टम जो था यह थोड़ा अलग था. कैसे था महलवारी सिस्टम? अलग बता रहा हूँ आपको. यहाँ पर क्या होता था? डायरेक्ट महलवारी और रैयतवारी. ठीक है, महलवारी और रैयतवारी. महल का मतलब क्या होता है? अब पहले देखेंगे महलवारी किस रीजन में था. प्रीति गुप्ता इज राइटिंग यस सर. ओके, महलवारी क्या था? यह एक प्रकार का कोऑपरेटिव फार्मिंग हुआ करता था. मींस एक काइंड का विलेज था. परमानेंट सेटलमेंट किधर था? बंगाल प्रोविंसेस में था. महलवारी सिस्टम किस एरिया में था? तो महलवारी सिस्टम आपका जो मेनली था पंजाब एंड सेंट्रल एरिया में था. ठीक है, पंजाब, PN पंजाब. यस सर, एवरीथिंग फाइन. यस, एंजॉइंग. चांदनी, यस, थैंक यू. यहाँ पे लिख लेंगे महलवारी सिस्टम कहाँ था, लिख लेंगे जल्दी आप. पंजाब, PN से पंजाब हो गया. एंड आपका थोड़ा बहुत जो था सेंट्रल एरिया में हुआ करता था. ठीक है, सेंट्रल एरिया. और उस वक्त जो है पंजाब बेल्ट को क्या कहा जाता था? एनीवन कैन कमेंट. NWFP. Can somebody comment in the comment box what is the full form of NWFP? NWFP का फुल फॉर्म क्या होता है? Can somebody just comment? NWFP बताइए, जल्दी कमेंट कीजिए. यह रीजन में महलवाड़ी सिस्टम काफ़ी फेमस था. चलिए आप लोग लिख लेंगे. आई होप कि ऑडियो इज़ वेरी विजिबल. नॉर्थ, NORTH, नॉर्थ, वेस्ट एंड W, वेस्ट और फ्रंटियर, FRONTIER, फ्रंटियर प्रोविंस. ठीक है, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, NWFP. क्लियर? चलिए, तो इस रीजन में महलवारी सेटलमेंट था. और महल का मतलब होता था ग्रुप ऑफ विलेजेस. तो एक विलेज फिक्स कर दिया गया था लाइक कोऑपरेटिव फार्मिंग, और वहाँ पर से फार्मर को डायरेक्ट दिया था. यहाँ पर नो जमींदार. प्लीज़ रिमेंबर, यहाँ पर महलवारी सिस्टम में नो जमींदार और परमानेंट सेटलमेंट में जमींदार था. यह जो ईयर है यह थोड़ा सा मुझे डाउटफुल लग रहा है. इस ईयर को आप यहाँ से हटा देंगे. दिस इज़ नॉट एग्जैक्ट. हालांकि यह 1833 में शुरू हुआ था, बट मैनी राइटर और मैनी इकोनॉमिस्ट राइट कि इन सम रीजन 1787 में ही शुरू हो गया था एंड इट लास्टेड टिल 1876. बट समटाइम्स आई डिसएग्री. वी कैन फॉलो द बुक्स. तो दिस यू कैन इरेट, दिस यू कैन डिलीट. ओके, यहाँ पर इसको आप डिलीट कर देंगे, नो प्रॉब्लम. और आप यह याद रखेंगे 1833. ओके, 1833. ऑल ओके. और एक यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट यहाँ पर भी था कि वही लैंड लोड वगैरह यहाँ था ही नहीं. यहाँ पे डायरेक्ट सिस्टम होता था, एक कोऑपरेटिव फार्मिंग होता था और वह डायरेक्ट देती थी आप मतलब महलवाड़ी सिस्टम ब्रिटिशर्स को देती थी. नेक्स्ट आता है आपका यस. ओके अहमद. ओके, सो अहमद वाज द पर्सन हु यूज्ड टू टेक्स्ट मी कि सर आई वांट टू मेक इंटरेक्शन, एंड होप अहमद यू आर एंजॉइंग बिकॉज टुडेज क्लास वी आर फाइनली मेकिंग सम इंटरेक्शन. चलिए, मजा आएगा आप क्लास में. ट्रस्ट में, इंडियन इकोनॉमी का आप लोग एक क्लास भी नहीं छोड़ें. टिल योर लाइफ टाइम दिस विल बी वेरी मच फ्रूटफुल. चाहे आप IAS दो, RBI दो, IAS दो, इंटरव्यू दो UPSC वगैरह का, यही पढ़ा हुआ काम देगा मेरे फ्रेंड्स. सो प्लीज़ डोंट टेक इट फॉर द ग्रांटेड. नेक्स्ट है आपका रैयतवारी सिस्टम.
रोहितवाड़ी सिस्टम जो था यह 1980-20 में शुरू हुआ था, कहीं कहीं 80-22 भी लिखते हैं। यह था बॉम्बे प्रोविंस में, ठीक है, बॉम्बे प्रोविंस में था। और महलवाड़ी सिस्टम जो था यह मेनली यूपी एंड पंजाब वाला रीजन था, यहाँ पे रीजन लिखा हुआ है। हॉल्ट मैकेंजी शुरू किया था महलवाड़ी, एंड रोहितवाड़ी वाज बाय थॉमस मुनरो। देर वॉज नो मिडिल मैन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रैतवाड़ी में भी नो मिडिल मैन था, यहाँ पे देखिए नो लिखा हुआ है, नो मिडिल मैन, एंड टैक्स कैन बी कलेक्टेड डायरेक्टली फ्रॉम द कल्टिवेटर्स। रोयत, RYOT, रोयत का मतलब क्या हुआ? रोयत का मतलब हुआ फार्मर, डायरेक्ट। रोयतवाड़ी जहाँ पर कि फार्मर का हो चले, ठीक है। चलिए, क्लियर? एनी डाउट फ्रॉम ऑल दिस थ्री रेवेन्यू सिस्टम? हाँ, और एक रोयतवाड़ी में आप लोग ध्यान रखेंगे, रोयतवाड़ी वॉज द ओनली सिस्टम, वहाँ पे आफ्टर एवरी 30 ईयर्स in Rohitwadi settlement, after every 30 years there used to be change in tax rate. टैक्स रेट को चेंज किया जाता था, ठीक। आफ्टर एवरी 30 ईयर्स दे यूज टू चेक द फर्टिलिटी ऑफ लैंड। यह नहीं कि यहाँ पे फर्टिलिटी है नहीं, सपोज दैट देयर इज ए लैंड, ओके, बैरन लैंड, एंड इन बैरन लैंड हाउ कैन यू प्रोड्यूस लाइक 100 क्विंटल ऑफ पर एकड़ और समथिंग लाइक दैट। सो दे यूज टू चेक द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, एंड अकॉर्डिंग टू फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल आफ्टर एवरी 30 ईयर्स दे यूज टू रिव्यू, एंड आफ्टर रिव्यू दैट दे यूज टू चेंज द टैक्स रेट। क्लियर? एनी डाउट फ्रॉम ऑल थ्री सेटलमेंट? अब आते हैं कि यह सेटलमेंट ने कैसे कॉमर्शलाइजेशन को जन्म दिया, ठीक है। यू विल बी रियली गुड टू नो दैट कि बिकॉज ऑफ दिस लैंड रेवेन्यू सिस्टम, लैंड सेटलमेंट सिस्टम, डिफरेंट लैंड सेटलमेंट सिस्टम, देयर वर अ राइज ऑफ कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, एंड ऑलरेडी यू पीपल हैव कमेंटेड, आई कुड रीड फ्यू कमेंट्स, चांदनी एंड अदर पीपल कमेंटेड वेरी गुड, मधु ऑल्सो कमेंटेड ट्रू। देखिए, कॉमर्शलाइजेशन का क्या मतलब है? Commerce is business, liation means agriculture, when agriculture is not done for the self-sufficiency, when agriculture is done for the business purpose, business is nothing but the market, marketization of agriculture is known as commercialization. You know ना, ट्रेड एंड कॉमर्स। जब हम एग्रीकल्चर का खेती मेनली रेवेन्यू जनरेशन के लिए करेंगे तो दैट टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज नॉन एज कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। तो हुआ क्या, सेल ऑफ डिस्टिंक्ट मार्केट नॉट मीट देयर ओन। जो होता था क्या, जो भी आप नॉर्मल खेती करते थे, ज्वार, बाजरा एंड फूड ग्रेन्स, इट वाज नॉट एनफ टू मीट द डिमांड ऑफ ब्रिटिशर्स टू फॉर द रेवेन्यू सेटलमेंट, ठीक है। रेवेन्यू सेटलमेंट वहाँ पे पॉसिबल नहीं था। तो क्या किए ये लोग, they came together and they started commercialization of agriculture. Britishers even told कि no we need indigo means नील की खेती। क्या हुआ था, ब्रिटिशर्स में जो थे फॉरेन में, इन यूके, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डिमांड थी कॉटन कॉल्थ की, और टू कलर द कॉटन कॉल्थ यू नीड डाइज। डाइज में क्या आएगा आपका, इंडिगो मीन्स नील होता है, INDIGO, ठीक है, नील है। इफ़ मैनी ऑफ यू वुड बी नोइंग, इंडिगो का जो कलर है INDIGO, इंडिगो फ्लाइट का कलर देखिए वह ब्लू कलर का है, ठीक है। दैट्स वाई फ्रॉम देयर दिस नेम वॉज डिराइव्ड। तो कॉमर्शलाइजेशन करने से देखिए क्या फ़ायदे हुए, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हुए, ब्रिंग आइडल मैन पावर टू यूज़ द मोर एफिशिएंटली। आप लोग एक बार कॉमेंट करें, व्हाट डू यू मीन बाय डिसगाइज्ड, DISGUISED, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, DISGUISED, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर, दिस इज द मेजर प्रॉब्लम। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, कैन समबडी जस्ट कमेंट, कमेंट कीजिए आप लोग। फिर क्या हुआ, आपका कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर शुरू हो गया। जब कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर शुरू हुआ, एट द सेम टाइम लेट 80s, आई थिंक 1850s के आसपास कॉमर्शलाइजेशन शुरू हो गया। एंड काउज एंड इफेक्ट, कॉमर्शलाइजेशन वॉज काउज एंड इफेक्ट। हाउ, देखिए काउज का मतलब क्या हुआ, यह क्यों हुआ, तो भैया क्यों हुआ, क्योंकि हमें रेवेन्यू देना था। क्या होना था, रेवेन्यू देना था, और मोटे अनाज का जो प्रोडक्शन था उससे रेवेन्यू जनरेट हो नहीं रहा था। तो आप क्या करोगे, एक्सपेंसिव क्रॉप्स का करोगे, टोबैको करोगे, चीनी की खेती करोगे, इंडिगो की खेती करोगे, एंड दोज आर नॉट कंज्यूम्ड इन द हाउस होल्ड, राइट, those are not consumed in the household, so they used to sell in the market, और उससे जो revenue generate होता था, and that revenue was paid to the Britishers. Clear? That's why commercialization. And at the same time, if you remember, can somebody, marginal productivity of labor is 0. Yes, Aryan, you are true. When there are no working people on the land, now, yeah. See, 10 kg अनाज उपजाने के लिए suppose that you need 4 people. But if 5 people are working to produce 10 kg, that extra 1 people, they have 0 marginal product.
So this extra people having zero marginal product who is not adding value to the product, those are known as idle labor or idle worker, and this is known as disguised, छिपी हुई बेरोजगारी इसको बोलते हैं, disguised unemployment. Clear? हाँ, तो टू ब्रिंग द मैन पावर, इंप्रूव द ऑर्गेनाइज टेक्नोलॉजी एंड एक्सपेंशन ऑफ क्रॉपिंग एरिया. अब क्या होता था, यहाँ पर आपका खेत है एंड दिस एरिया में आप खेती करते थे, दिस एरिया में. अब क्या हुआ, आप अधिक खेती करोगे दिस एरिया ऑल्सो, तो यू विल गेट मोर रेवेन्यू. तो क्रॉपिंग एरिया का क्या हुआ, एक्सपेंशन हो गया. नो क्वेश्चन कि व्हाट वर द बेनिफिट्स फॉर द कॉमर्शलाइजेशन एंड मार्केट चेंज. आखिर जो मार्केट एक्सपेंड हुआ और कॉमर्शलाइजेशन हुआ, क्या बेनिफिट हुआ, देखिए इसके. मेजरमेंट एंड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हुआ कि भैया जब आप खेती करोगे तो यू नीड रोड, यू नीड ट्रांसपोर्ट, यू नीड रेलवे, यू नीड बेटर कनेक्टिविटी सो दैट यू कैन सेल टू द डिफरेंट मार्केट ना. यहाँ पे सपोज दैट ए प्लेस पे प्रोडक्शन हो रहा है एंड दिस ए प्लेस ए प्रोडक्शन को बी तक ले जाना है, तो हाउ दे विल रीच टू द बी. फॉर बी यू नीड अ प्रॉपर ट्रांसपोर्ट. इसी तरह यू जस्ट कमेंट व्हेन वाज द फर्स्ट रेलवे लाइन वाज एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया. फर्स्ट रेलवे कब आया था इंडिया में, कैन समबडी जस्ट कमेंट इन द चैट बॉक्स. आई कैन रीड चैट बॉक्स. एवरीथिंग फाइन, एनी डाउट यू कैन डेफिनेटली आस्क. चलिए चैट बॉक्स करें और यह आपको मिलेगा. दीप्ति यू नीड नॉट टू वरी, आई कुड सी दीप्ति यू नीड नॉट टू वरी. आप स्क्रीनशॉट लें चाहे नहीं लें, दिस यू विल गेट द PDF you will get, no need to worry. This slide I will share with you with all the students, so no need to worry. Okay. चलिए, any doubt? 1848 नो खुशी, युजवेंद्र, उत्कर्ष. युजवेंद्र इज ट्रू, युजवेंद्र यादव, प्राउड ऑफ यू युजवेंद्र, थैंक यू, कॉन्ग्रेचुलेशंस. 1853 अप्रैल 1853 कहाँ से कहाँ तक, मुंबई टू थाने फर्स्ट ऑफिशियल रेलवे लाइन वाज इंस्टॉल्ड. ठीक है, पहला रेलवे लाइन बिछाया गया था 1853 मुंबई टू थाने. यस चांदनी, 34 किलोमीटर, प्लीज रिमेंबर 34 किलोमीटर वाज द लेंथ. ओके, 34 किलोमीटर वाज लेंथ. दे कैन आस्क इन स्टेटमेंट वाला कि फर्स्ट रेलवे लाइन को 50 किलोमीटर था, नहीं, इट वाज 34 किलोमीटर, मुंबई टू थाने 1853. ऑल क्लियर. तो यही दौर था 1850s के ही दौर में कॉमर्शलाइजेशन आया. अब क्या हुआ देखिए, कॉमर्शलाइजेशन जो आया, आई एम टेलिंग ना, कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर वाज द काउज एंड इफेक्ट. अब देखिए कॉमर्शलाइजेशन के कारण क्या हुआ, एक जगह से दूसरी जगह लाना था, ए टू बी पे ले जाना था, तो भाई रेलवे का तो ज़रूरत था. इम्प्रूवमेंट ऑफ रूरल इंस्टीट्यूशन, एग्रीकल्चर रिलेशन, मूवमेंट ऑफ एग्रीकल्चर लेबर हो गया, रेलवे आ गया, रेलवे से सामान को ए जगह से बी जगह तक ट्रांसपोर्ट ले जाना था. ठीक है, 1853 यू कैन से. तो ये हो गया. अब कॉमर्शलाइजेशन में यह स्लाइड आपको मिल जाएगा. वी हैव डिमांड फैक्टर एज वेल एज सप्लाई फैक्टर. प्लीज डोंट सी कॉमर्शलाइजेशन विद इन इंडिया इटसेल्फ. कॉमर्शलाइजेशन इज अ ग्लोबल टर्म. यह ग्लोबली हो रहा था, सिर्फ विद इन इंडिया मूवमेंट नहीं हो रहा था, इवन आउटसाइड द इंडिया हो रहा था. कैन समबडी कमेंट कि स्वेज कैनाल जो है वो इजिप्ट वाला एरिया जो है, मिडिल ईस्ट साइड. ओके, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है आपका इसे अफ्रीका है, यहाँ अफ्रीका के इधर से जाता है मेडिटेरियन होके स्वेज कैनाल. तो स्वेज कैनाल कब आया था, एनीबडी जस्ट गूगल और यू कैन जस्ट कमेंट कि स्वेज कैनाल आपका कब आया है. यू सी दिट 1850s के बाद आया है स्वेज कैनाल. इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आई थिंक 1857 और 9 में आया है, आई थिंक स्वेज कैनाल 1850 to 60 के बीच आया है स्वेज कैनाल. प्लीज़ कमेंट बिलो. स्वेज कैनाल 1869, वंस क्रॉस चेक, आई डाउट. आई थिंक 1859 में आया है स्वेज कैनाल, आई डाउट चांदनी. इफ समबडी कैन कन्फर्म, ओके 1869, चलो ठीक है. तो यही 59, नो उत्कर्ष, नॉट 1559, 1859 आई थिंक. तो स्वेज कैनाल देखिए आया था, यस. चलो डो भी है, उत्कर्ष आई एग्री, 1859. तो दिस यू ट्राई टू कनेक्ट द डॉट. इंडियन इकोनॉमी इज वेरी इजी. देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर मैंने लिया ना 1860s, वही 18 जो भी हो, जब भी आया हो स्वेज कैनाल, आई थिंक 1859 में आया है या 69 में, ओके जो भी हो. तो यही दौर था कॉमर्शलाइजेशन का आउटसाइड द इंडिया ऑल्सो. देखिए डिमांड फैक्टर और सप्लाई फैक्टर. क्या था डिमांड फैक्टर, जो फॉरेन था, ब्रिटिशर्स में या यूरोप में, यूरोपियन कंट्रीज़ में, स्पेशली यूके वगैरह में इंडस्ट्रियलाइजेशन काफ़ी ज़्यादा था. वहाँ पे रॉ मटेरियल के डिमांड थे, डेवलपमेंट ऑफ स्टीम इंजन था, स्टीम इंजन हो गया था, ओपनिंग ऑफ स्वेज कैनाल थे. जब स्वेज कैनाल हो गया तो आराम से इंडिया से सामान वहाँ ले जाया जा सकता है और वहाँ से सामान को, फाइनल प्रोडक्ट को इंडिया में ला के बेचा जा सकता है. रेलवे आ गया था, देखिए है ना, रेलवे रिड्यूस द डिमांड एंड सप्लाई, कॉस्ट डिस्टेंस कम हो गए थे. दीज ऑल आर डिमांड फैक्टर्स. ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस मोर डिमांड ऑफ कॉमर्शियल प्रोडक्ट्स वर देयर. एंड सप्लाई फैक्टर्स क्या थे, तो यह सब बेसिक आप देख सकते हैं. स्पेशली फॉर द डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग दिस विल बी वेरी यूजफुल. हाउएवर ऑब्जेक्टिव एग्जाम अगर आप तैयारी कर रहे हैं, MCQ वगैरह तो नॉट दैट इंपॉर्टेंट. ठीक है,
टैक्स रिवाइज किए गए, सेविंग इन्वेस्टमेंट बढ़ाया गया, रेलवे को का कॉस्ट ट्रांसपोर्ट घटा। नेक्स्ट सेपरेटली हम देखेंगे रेलवे, एक ट्रांसपोर्ट और रेलवे आपका सेपरेट क्लास होगा, नो नीड टू वरी। अभी हम कॉमर्शलाइजेशन देखेंगे, इंडस्ट्रियलाइजेशन देखेंगे, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन देखेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे। चलिए, बियर विथ मी, नेक्स्ट 15 मिनट्स, क्लास इज वेरी कंडेंस एंड नेक्स्ट 15 मिनट, ओके। यह कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, अगर हो सके तो आप ध्यान में रख लेंगे, कभी कभी एलिमिनेशन में ध्यान देते हैं। ड्यू टू ग्रेट डिप्रेशन पेस ऑफ कॉमर्शलाइजेशन रिड्यूसेस। ग्रेट डिप्रेशन में क्या हो गया था, डिमांड कम गया था। कैन समबडी कमेंट ग्रेट डिप्रेशन कब आया था, एनीबडी कैन समबडी कमेंट ग्रेट डिप्रेशन कब आया था? नो सन, कन्फर्म है एनसीईआरटी में चांदनी, यस थैंक यू 1869, ओके चांदनी, चलो ठीक है, सॉरी फॉर माई बैड, मैं हो सकता कन्फ्यूज होगा, 59 नहीं था, ओके चांदनी। एनसीईआरटी का जवाब दिए हैं तो वो तो ठीक है, हाँ 1869, चलिए सुएज कैनाल, ओके गुड। तो देखिए ऑल आर इंटरकनेक्टेड ना, 1853 में रेलवे आया, फिर सुएज कैनाल आ गया 1869 में, तो कॉमर्शलाइजेशन अपने पीक पे पूरा पहुंच गया था। हाँ, ड्यू टू ग्रेट डिप्रेशन कॉमर्शलाइजेशन रिड्यूस हो गया था, एंड ट्रू, वानी इज ट्रू, चांदनी इज ट्रू, ऑफिशियली जो था 1929 में ग्रेट डिप्रेशन आ गया था, एंड मैनी बुक्स राइट की 1930s में। जॉन किन्स का बुक्स कब आया था, 1936 में, ठीक है। जॉन किन्स जो था, जेएम किन्स, जॉन मेनार्ड किन्स, 1936 में बुक आया था, और 1933 तक माना जाता है यह काफ़ी पीक सेशन था आपका उसका ग्रेट डिप्रेशन का, ठीक है। 1929 से 1933 तक यह पीक सेशन था। हाँ, थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यह था इन द इनिशियल स्टेट कॉमर्शलाइजेशन वाज बेस्ड अपॉन, देखिए इंडिगो, आई टोल्ड ना, दिस वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इफ दे आस्क व्हाट वर द टू मेजर इंपॉर्टेंट थ्रू विच रेवेन्यू वाज जनरेटेड, फर्स्ट इज इंडिगो, जिसको नील की खेती कहते हैं, नील की खेती इंडिगो, एंड नेक्स्ट वाज ओपियम, ओपियम मतलब अफीम, अफीम ओपियम की खेती, ठीक है। इट यूज टू बी यूज्ड इन मेडिकल एज वेल एज ड्रग, ओपियम की खेती होती थी, ओपियम वॉर भी हुआ था, वी नीड नॉट टू गो टू द हिस्ट्री। तो इंडिगो, ओपियम, टोबैको, यह सब काफ़ी होता था। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, बट आफ्टर इंडिगो रिवोल्ट, देखिए यहाँ पे इंडिगो जब रिवोल्ट हुआ था, नील विद्रोह, चलिए कमेंट कीजिए नील विद्रोह कब हुआ था, when was indigo revolt happened, indigo revolt, please comment, question can be asked, please comment here। in India indigo revolt कब हुआ था, नील आंदोलन। आफ्टर द इंडिगो रिवोल्ट क्या हुआ, क्रॉप्स गॉट चेंज टू बी कॉमर्शलाइज्ड, ओके। जैसे कॉटन आ गए, वीट आ गए, राइस आ गए, शुगर आ गए, नॉट ओनली फॉर द कंजम्पशन, दीज वर एक्सपोर्टेड, और यहाँ से रेवेन्यू जनरेट होता था, और रेवेन्यू जो है ब्रिटिशर्स को पे किया जाता था, बिकॉज वी हैव 3 डिफरेंट सिस्टम ना लैंड रेवेन्यू। हाँ, तो कुछ कुछ ये फैक्ट्स हैं, यू कैन इग्नोर इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, यू कैन यूज इन द, इफ समबडी इज प्रिपेयरिंग फॉर IES और IAS, तो यह मेंस में आपको काम आएगा, ठीक है। कॉटन 5.6% था, वीट था सबसे 1891 में 37% राइस था, और 36% 1941 में राइस होता था। तो राइस अभी भी इंडिया में बहुत ज़्यादा होता है। चलिए, असमा इज 9 राइट, असमा, आर्यन, युजवेंद्र, ऑल आर राइट। मज़ा आ रहा है? चलिए, कोई डाउट हो रहा है आप कमेंट कीजिए, प्लीज़ कमेंट। फिर आया आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन का पीरियड, ठीक है। देखिए इंडस्ट्रियलाइजेशन में प्री वॉर में क्या हुआ था, चलिए, सुएज कैनाल खुल गया, अमेरिकन सिविल वार हो गया, रेवेन्यू प्रॉफिट, यह सब में ज़्यादा आपको डिटेल में नहीं जाना, जस्ट आई एम कनेक्टिंग द डॉट्स। तो डोमेस्टिक में क्या हो रहा था और फॉरेन मार्केट में क्या हो रहा था, ठीक है। और इंटरवॉर पीरियड, इंटरवॉर पीरियड का मतलब वही है वर्ल्ड वार, ठीक है, वर्ल्ड वार 1 और 2, इसको आप स्किप कर सकते हैं, नो नीड टू वरी। हम इंडियन इकोनॉमी पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन दिया हुआ है। एक्चुअली क्या है ना, जो इंडियन इकोनॉमी है वह वर्ल्ड इकोनॉमी से काफ़ी कनेक्टेड है। अगर वर्ल्ड इकोनॉमी में कुछ भी आएगी, छींक आएगी, तो यहाँ हिल जाएगा इंडियन इकोनॉमी। इवन इफ यू सी द शेयर मार्केट एंड थिंग, USA में अगर कुछ थोड़ा बहुत भी भूचाल आता है तो इंडिया का सेंसेक्स डाउन हो जाता है। दैट्स वाई वी नीड टू कनेक्ट द डॉट। I am very happy to know lots of people are still live in the class. I think this is one of the highest number of people attending live class. Really it gives immense pleasure. चलिए, तो यह स्लाइड आपको मिल जाएगा, नो नीड टू वरी। इंडस्ट्रियल शेयर जो था इंडिपेंडेंस के टाइम पर आपका कम हो गया था 10% तक। हाँ, मेजर सेक्टर जो था, मेजर चीज़ें क्या होती थी, हैंडलूम, कारपेट, पोट्री, यही यूज होती थी। नेक्स्ट देखते हैं क्या है अपना इंडस्ट्रियलाइजेशन के टाइम पे क्या हो रहा था, मेन फीचर जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का, यह सब आपको स्लाइड में मिल जाएगा, देख लेंगे। कैपिटल कंट्रोल बाय इंडियंस ग्रेजुअल हो गया था, पब्लिक डेट डिक्रीज हो गए थे, हाई कंसंट्रेशन हो गया था, ट्रांसपोर्टेशन काफ़ी बढ़ गए थे, कैपिटल गुड्स और इंडस्ट्री आ गए थे, क्योंकि स्टीम इंजन था आपका। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ब्रिटेन में शुरू हो गया था ना, तो उसका भी अब इंडिया को भी असर करेगा। अब आता है, कभी कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इफ़ यू सी द सिलेबस, वी हैव डिस्कस्ड इन द लास्ट क्लास सिलेबस में कुछ कुछ मेजर इंडस्ट्रीज़ हैं। तो मेजर इंडस्ट्रीज़ में आपको क्या क्या देखना है मैं बता दे रहा हूँ, कौन कौन पढ़ना है जो कि एग्जाम में पूछते हैं। कॉटन इंडस्ट्री देखेंगे हम लोग, जूट इंडस्ट्री देखेंगे,
और यही मेजर पूछे जाते हैं, और थोड़ा बहुत शुगर कैन देख लेंगे, ठीक है, शुगर कैन देख लेंगे बस। फैक्ट कब आया फर्स्ट इंडस्ट्री, क्या था वहाँ का, बस। तो पहला है अपना कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। कैन समबडी कमेंट? मैं फैक्ट शीट आपके साथ शेयर कर दूंगा, डोंट वरी, 10 to 15 मिनट, जस्ट बियर विथ मी, 10-15 मिनट्स, क्लास इज कंडेंस। हाँ, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो था यह सेकेंड वेव ऑफ कॉमर्शलाइजेशन था। फर्स्ट वेव ऑफ कॉमर्शलाइजेशन आपका क्या था? एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में किस तरह के प्रोडक्ट थे? इंडिगो थे, जिसको नील बोलते हैं, ओपियम थे, राइट। सॉरी, लेट मी हैव सम वाटर। तो जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री था, so far 35 minutes we have done. Any doubt? If you have any doubt you can definitely ask in the chat box, please ask. कोई डाउट हो, किसी तरह का क्वेश्चन हो मन में, यू कैन आस्क मी। हाँ, फिर सेकेंड वेव ऑफ कॉमर्शलाइजेशन इसको बोलते हैं। ये सब सब्जेक्टिव चीज़ है, तो यू कैन स्किप, नो नीड टू इशू। हाँ, डिस्क्रिमिनेटरी ट्रेड पॉलिसी क्या होती थी? ब्रिटिशर्स जो थे, इंडिया पे क्या होता था जब डिफरेंट ट्रेड पॉलिसी एक्ट आए, 1300 का आया, 1833 एक्ट आया, डिफरेंट एक्ट आए थे, चार्टर एक्ट भी आए थे। तो इंडिया पे 300% ड्यूटी लगता था इफ़ इंडियन कॉटन इज एक्सपोर्टेड आउटसाइड। अब हम एक्सपोर्ट करेंगे तब तो हमारे पास रेवेन्यू आएगा, तो दे यूज टू चार्ज 300 अप टू 300% ऑफ ड्यूटी। तो वही था, दैट इज नॉन एज डिस्क्रिमिनेटरी ट्रेड पॉलिसी। कॉटन इंडस्ट्री का यहाँ सिचुएशन बताया जा रहा है। और मेजोरिटी ऑफ कॉटन इंडस्ट्री, कैन समबडी कमेंट व्हाई इट वाज सिचुएटेड इन बॉम्बे एंड अहमदाबाद? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इफ समबडी हैज़ गुड होल्ड इन ज्योग्राफी दे कैन डेफिनेटली टेल कि बॉम्बे और अहमदाबाद में ही कॉटन इंडस्ट्री क्यों आया था। सर कैन वी रेफर ओनली दिस नोट्स और डू वी नीड टू रीड बुक्स? या सी श्रेष्ठा, आई एम टेलिंग यू, my notes would be enough, but I cannot guarantee कि most of the question will be coming from the notes. People who has little bit problem with the understanding, I tell them कि रमेश सिंह book and मिश्रा एंड पुरी, इसको आप पढ़ेंगे, but trust me, our class notes and lecture will be more than enough to score 80 to 90% score in Indian economy. Availability of black soil. Karthik, proud of you. Export is easier as ports available. Preeti, somewhat you are correct, but Karthik near to port. Chandni also correct. Nitish also correct. Port, that is for trade. But I am asking why in Bombay production भी यही होता था? Both are correct. Yes, both are supplementary. Karthik, I got the correct answer from Karthik, but Preeti, Nitish, Chandni, all those answer are really supplementary correct. Yes. ब्लैक सॉयल होता है, ठीक है, गुजरात और मुंबई के कुछ बेल्ट में ब्लैक सॉयल होता है। ब्लैक सॉयल इज़ वेरी गुड फॉर द कॉटन, और वहाँ पे कॉटन के कारण होता था, नियर पोर्ट हुआ करता था, ठीक है। ब्रिटिशर सबसे ज़्यादा सूरत पोर्ट यूज करते थे, जो कि गुजरात में है, ठीक है। तो जिस कारण से इंडस्ट्री को यहीं पे बसाया गया था। एक आप लोग होमवर्क करेंगे, होमवर्क के लिए आप लिख लेंगे, एक पॉलिसी आई थी, फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी, FEP, फ्रेट, FREIGST, फ्रेट इक्वलाइजेशन, EQUALIZATION, इक्वलाइजेशन पॉलिसी। फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी क्या है? नेक्स्ट क्लास में आपको पूछूंगा, ये HW है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये HW है। तो यही था, इंडस्ट्री ओनली एक्सपोर्ट यार एंड ऑल, ठीक है। फिर प्रॉब्लम कुछ आया। चलिए आप लोग कमेंट करके बताइए कि फर्स्ट इंडिया का जो था कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री कब आया था? फर्स्ट इंडस्ट्रीज 1800 कहाँ पर और कब आया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैच द फॉलोइंग में दे कैन आस्क, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। If you cover this class note and PPT, 80 to 90% of Indian economy you can solve. In order to ensure 100% of Indian economy, you must read the book Misra and Puri and Ramesh Singh. ठीक है, मेरे क्लास हालांकि इनफ होंगे, 80 to 90% I can guarantee question will be directly coming from our class. Thank you Khushi, proud of you. Give a big round of hand for the Khushi. Yes, Khushi is very correct. It really gives me pleasure that you people know. नो मानसी सॉरी टू से, बट 1854 में आया था, वेरी करेक्ट। कहाँ पे आया था खुशी? प्लीज़ कमेंट। फर्स्ट इंडस्ट्री जो आया था कॉटन टेक्सटाइल कहाँ पे आया था? प्लीज़ कमेंट। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आई थिंक बॉम्बे में आया था, ओके, 1854 में। ये सब फैक्ट इंपॉर्टेंट है, मैच द फॉलोइंग वो पूछेंगे। फर्स्ट कॉटन कब आया, फर्स्ट जूट कब आया? चलिए कॉमेंट कीजिए आप आज हमने क्या सीखा? फर्स्ट रेलवे कब आया, फर्स्ट जूट कब आया? कॉमेंट कीजिए। फर्स्ट सीमेंट कब आया, फर्स्ट कॉटन कब आया? यह 3-4 चीज़ जल्दी कमेंट कीजिए आप। और कहाँ आया? मुंबई, बॉम्बे, यस उत्कर्ष, करेक्ट। ये मैच द फॉलोइंग होंगे ना। यहाँ पे देखिए, वो ए लिखेंगे यहाँ पर, और यहाँ पे बी लिखेंगे। यहाँ पे लिख देंगे जूट, यहाँ पे लिख देंगे कॉटन, यहाँ पे लिख देंगे कुछ और, यहाँ पे कुछ और यहाँ पे ईयर दे देंगे 1854, 1855, 1856 और 1870 और समथिंग, और मैच द फॉलोइंग पूछेंगे। सो इफ़ यू नो द ईयर यू कैन डेफिनेटली मैच। नो सर, फर्स्ट केम इन कोलकाता बट दैट वाज
हाँ, तो मानसी प्लीज इग्नोर, आई एम आस्किंग फर्स्ट सक्सेसफुल, आई नो आंसर वुड बी 1854, प्लीज डोंट गो टू द दैट डीप। जस्ट कॉटन, यस, जूट इज 1855, चांदनी इज वेरी करेक्ट, जूट 55 बंगाल, ठीक है। चलिए, तो हाँ, यह देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रॉब्लम्स क्या थे, 25% ऑफ ब्रिटिश टेक्सटाइल इज एक्सपोर्टेड टू इंडिया, और यहाँ पे इंक्रीज प्रेशर हुआ जिस कारण से कि पेजेंट वगैरह में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था। तो यह था कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में। फिर है आपका जूट इंडस्ट्री। कॉटन आपका आया था, प्लीज़ लिख लेंगे, बॉम्बे में कॉटन आया था 1854, ठीक है, 1854 फर्स्ट कॉटन बॉम्बे। चलिए ये लिख लेंगे आप। नेक्स्ट है आपका जूट इंडस्ट्री, दीज ऑल आर मेंशन इन योर सिलेबस। इंडस्ट्रियलाइजेशन जब आप पढ़ेंगे ड्यूरिंग कॉलोनियल एरा, तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट 5 मिनट ऑफ द क्लास, बी अटेंटिव। तो जूट हम लोग क्या करते थे, जूट हम लोग यूएसए, जर्मनी, यूके वगैरह भेजते थे। इंडिया में वेस्ट बंगाल का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है जूट का, प्लीज़ रखेंगे, इसको ध्यान रखेंगे। वेस्ट बंगाल इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। थोड़ा बहुत बिहार में भी जूट होता है, ठीक है। वेस्ट बंगाल इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, वेरी इंपॉर्टेंट। इफ क्वेश्चन इज आज विच इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वेस्ट बंगाल, चलिए कमेंट में बताएंगे। राइस का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ होता है, राइस, विच इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन इंडिया, विच स्टेट, कमेंट में आप बताएंगे, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा। तो जूट आया था, जूट आई थिंक 1855 में आया था। यही जूट है, इसके बारे में फिर कुछ प्रॉब्लम है इससे रिलेटेड, आप थोड़ा देख लेंगे, विच आर नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। हाँ चलिए, जूट के बाद है आपका डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। चलिए यह बताइए कि डी इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होता है, एनीवन, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन बताइए, व्हाट इज डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। यू कमेंटेड कॉमर्शलाइजेशन, वेरी गुड। आई एम आस्किंग व्हाट इज डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब क्या होता है, देखिए एक तो हो गया इंडस्ट्रियलाइजेशन मीन्स शेयर ऑफ, जब बढ़ जाता है इंडस्ट्री इन टोटल जीडीपी। यस मधु, बिहार इज ऑल्सो देयर, यस मधु, बिहार सबसे लार्जेस्ट है, वेस्ट बंगाल, मधु सबसे लार्जेस्ट वेस्ट बंगाल है, और थोड़ा बहुत बिहार में भी जूट होता है, यस। डोंट थिंक कि ऐसा है, एक्चुअली आई बिलोंग टू बिहार, इन माई इवन द I mean district which I belong, even in my district, even in my family, lots of jute production is there. I have seen the field of jute, even I was involved during my childhood, तो I can tell the better कि जूट होता है, काफ़ी अच्छे मात्रा में होता है, जूट इज़ देयर, या आप लोग चलिए कमेंट करके बताइए डी इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होता है, वेरी फास्ट, व्हाट इज डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। दिस वॉज आस्क्ड इन द लास्ट ईयर एग्जाम, प्लीज देखिए। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब हुआ क्या, शेयर ऑफ, जब इंडस्ट्री का शेयर जब घट जाता है जीडीपी में इन टर्म्स ऑफ बोथ प्रोडक्शन एज वेल एज एम्प्लॉयमेंट, कुछ नहीं है। व्हेन देयर इज अ फॉल इन शेयर ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एज वेल एज एम्प्लॉयमेंट इन ओवरऑल जीडीपी, ठीक है। सपोज दैट ओवरऑल जीडीपी में आपका जो था, जीडीपी में ओवरऑल जो था इंडस्ट्री सपोज दैट 40% कंट्रीब्यूट करता था, एंड नो क्या हुआ, जीडीपी में जो है इंडस्ट्री का शेयर सपोज दैट 30% रहा और एम्प्लॉयमेंट भी डाउन हो गया, तो दिस इज नॉन एज डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन में राइजिंग होगा, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन में फॉलिंग हो गया, डिक्रीजिंग। ए पीरियड ऑफ रिडक्शन इन इतना इतना, ओके। या उत्कर्ष, ट्रू ट्रू, अहमद इज ट्रू, मजा आ रहा है। चलिए लास्ट फ्यू मिनट्स, तो कॉटन टेक्सटाइल हो गया, क्यों डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, तो यहाँ पे रीजन दिए हुए हैं, दीज आर द रीजन्स। फिर जूट क्यों डिक्रीज हुआ, कॉटन क्यों डिक्रीज हुआ, ऑल दीज रीजन आर मेंशन्ड। आप एक बार पढ़ लेंगे, आपको यह हैंड ओवर कर दिया जाएगा, बेसिक है डिफरेंसेज। देखिए डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो क्या रहा था, जब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ तो ब्रिटिशर्स ने क्या बोला, वी डोंट नीड इंडिगो। इंडिगो में क्यों नहीं चाहिए, बिकॉज नो दे हैव सिंथेटिक डाइज, सिंथेटिक डाइज का आविष्कार हो गया था, तो दे डोंट नीड इंडिगो एंड ऑल फ्रॉम द इंडिया, तो जिस कारण से दे स्टॉप्ड बाइंग दीज थिंग्स एंड, और इंडिया में था मॉडर्न टॉयज आ गए थे, तो आर्टिफैक्ट्स वगैरह भी कम हो गए, हैंडीक्राफ्ट भी कम हो गया था, टेक्नोलॉजी आ गया था, प्लास्टिक वगैरह के यूज होने लगे थे, तो दीज वर द रीजन्स। देयर यूज टू बी टाइम अराउंड 1750s में क्या था, 25% ऑफ मैन्युफैक्चरिंग टोटल शेयर इंडिया का था, और जो कि 1850s आते आते तक इट रिड्यूस टू 2%। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, प्लीज रिमेंबर, ठीक है। यह 2% तक आ गया था, और पहले था यह अराउंड 1750s में 25% फ्रॉम द इंडिया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, यहाँ पे रीजन है कुछ क्यों हुए थे, ठीक है, क्यों रीजन हुए थे डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के। ट्रेड पॉलिसी गड़बड़ था, करेंसी आ गई थी, अब बार्टर सिस्टम रहा नहीं, अनस्किल्ड लेबर थे क्योंकि टेक्नोलॉजी आ गई थी, मानसून फेल हो जा रहा था, लो सोशल कैपिटल था, लो पर कैपिटा इनकम था, ये सब रीजन दिए हैं। सर आई फील दीज नोट्स आर वेरी मच इनफ टू स्कोर गुड मार्क्स इन द सीयूईटी एग्जाम, व्हाट डू यू थिंक। सर दीज आर गुड फॉर नेट जीआरएफ। सी, sky is limitless to gain the knowledge, and I can guarantee you, open challenge I am giving you, nobody can teach you Indian economy as much comprehensive I will teach you. So have faith in me. But if you read books na, if you read books, if you have time, trust me, you will be very happy to know कि Indian economy, I am the boss of Indian economy once you read the book.
apart from my lecture. However, lecture is my more than enough, but if you read the books you will feel so much satisfied, so much filled from inside. Oh great, Indian economy is very easy. Just to make Indian economy easy, you please read the book so that you can connect the dot. ठीक है अहमद? श्रेष्ठा सर कॉटन जूट कब आया था, पीपीटी में है क्या, मेरे को दिखा नहीं. अगेन आई एम टेलिंग यू ना, 1854 यू कैन वॉच द लेक्चर. 1854 में कॉटन आया और 1855 में जूट आया. नो नीड टू वरी, प्लीज यू कैन रीड इट. ओके चलो लास्ट 2 मिनट. रेलवे हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे. रेलवे पे काफ़ी डिटेल में मैं कवर करूंगा. अभी मैं रेलवे स्किप कर दे रहा हूँ. रेलवे हम कवर करेंगे डिटेल में, पॉजिटिव निगेटिव ऑफ रेलवे एंड ऑल. हाँ ये फैक्ट सीट आप देख लेंगे, यह फैक्ट है, कभी कभी इंपॉर्टेंट है. नंबर ऑफ कॉटन इंडस्ट्री 1862 में 4 था, 1855 में 29 हो गए. फिर टिस्को जो था टाटा वाला जमशेदपुर में सबसे पहले आया 1907 में. मैच द फॉलोइंग, फिर इसको था 8 में, एसोचैम 20 में था, जीडीपी से. ये फैक्ट आपको मिल जाएगा. रटना नहीं है, ट्राई टू कनेक्ट द डॉट्स. ठीक है, आपको डॉट कनेक्ट करने हैं. ओके सो दिस वाज ऑल फ्रॉम द क्लास. नेक्स्ट क्लास में हम रेलवे करेंगे. ठीक है, वेल्थ पढ़ेंगे, ड्रेन वेल्थ, ड्रेन थ्योरी ऑफ वेल्थ पढ़ेंगे. और जो भी थोड़ा बहुत मिसिंग टॉपिक होगा कॉलोनियल एरा में जो भी मिसिंग टॉपिक होगा वो हम कवर कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में. आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट प्री इंडिपेंडेंस 1947 5-year प्लान एंड ऑल वी विल डू. For today's lecture, which chapter of Ramesh Singh? No. For today's, no need to read Ramesh Singh. Class lecture is enough. Pre-independence कहीं नहीं दिया हुआ है. That's why I'm teaching you. And I have seen 2-3 questions in Indian economy was asked from the pre-independence. तो यह फैक्ट सीट है, आप देख लेंगे थोड़ा सा, कुछ नहीं है. जीडीपी शेयर मैन्युफैक्चरिंग में देखिए 1913 में था 4%. यह कौन सा कमेटी दिया था? सुब्रमण्यम कमेटी दिया था. जो भी लोग आईईएस या आईएएस को टारगेट कर रहे हैं वह डिटेल नोट्स बनाएं. एंड दीज फैक्ट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हालांकि जो भी पीजी इंट्रेंस या यूजीसी नेट वगैरह का तैयारी कर रहे हैं दीज ऑल आर नॉट दैट इंपॉर्टेंट. देखिए यहाँ पे है ना, शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट, इफ दे आस्क डिक्लाइनिंग तो यस डिक्लाइनिंग. सर पीपीटी इज अवेलेबल ऑन द ऐप. यस इट इज अवेलेबल ऑन द ऐप. टुडे आई विल अपलोड ऑन द ऐप और बाय टुमारो. नो नीड टू वरी. चलिए थैंक यू सो मच गैस. शेयर ऑफ एम्प्लॉयमेंट 1800 में एग्रीकल्चर देखिए 62% था, 19 में 9% हो गया, तो इट इज़ डिक्लाइनिंग. तो फैक्ट सीट जो है आपको डेली मिलेंगे. नो नीड टू वरी, डेली आई विल बी गिविंग यू फैक्ट सीट. इंडियन इकोनॉमी का नियरली 12 क्लासेज होंगे, 10 to 12 क्लास. आई विल कवर एंटायर थिंग. नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे रेलवे एंड ऑल. फिर उसके बाद जो नेक्स्ट क्लास में होगा आफ्टर 1947 ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस क्या था, फिर 5-year प्लान वगैरह वगैरह आया. डिफरेंस बिटवीन IMF वर्ल्ड बैंक, एवरीथिंग विल बी कवर्ड. नो नीड टू वरी. उत्कर्ष एवरीथिंग वी विल बी कवरिंग. नो नीड टू वरी. अभी हम वहाँ नहीं पहुँचे हैं ना. चलिए एनी डाउट फ्रॉम टुडेज क्लास? एनी डाउट? शैल वी रैप इट अप? एनी डाउट यू कैन डेफिनेटली आस्क. और यहाँ पे डिटेल्स हैं. पीपल हु गेट समटाइम्स कन्फ्यूजन कि सर कमेंट आपको कांटेक्ट करना है तो यू कैन कांटेक्ट मी. ऐप तो आप लोग डाउनलोड कर ही चुके हैं. दिस इज़ आवर वेबसाइट. ठीक है, और यहाँ पे कांटेक्ट है. दिस इज़ माय पर्सनल टेलीग्राम आईडी. यू कैन इनबॉक्स मी और यू कैन ईमेल मी. और यह जो है इंस्टीट्यूट का फ़ोन नंबर है. एंड दिस इज़ आवर इंस्टाग्राम. हाँ वन मोर थिंग, यू पीपल हैव नॉट, आई थिंक इफ़ यू आर नॉट यूजिंग इंस्टाग्राम नो इशू, बट ऑन इंस्टाग्राम यूजुअली आई अपलोड 1 MCQ डेली. 1 MCQ अभी चल रहा है डेली, इंडियन इकोनॉमी का ही चल रहा है. तो इफ पॉसिबल आप इंस्टाग्राम पे ये हैंडल देख लेंगे navi.nomics और इसको फॉलो कर लेंगे. वहाँ पे आपको डेली 1 क्यूज मिलेगा. ठीक है, और पर्सनली यू कैन इनबॉक्स मी. दीज ऑल आर द डिटेल्स. चलिए थैंक यू सो मच गाइज. एनी डाउट फ्रॉम टुडेज क्लास? नो सर. जस्ट कॉमेंट लास्ट 30 सेकेंड. हाउ वाज द क्लास? इंडियन इकोनॉमी इसी तरह से मैं पढ़ाऊंगा, आपको बहुत मजा आने वाला है. ट्रस्ट मी, बिल्कुल यू विल फील कि सर काफ़ी इजी है इंडियन इकोनॉमी. तो चलिए शैल वी रैप इट अप? गुड नाइट देन, टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. आई विल अपडेट ऑन द ऐप एज वेल एज इन द टेलीग्राम ग्रुप कि नेक्स्ट क्लास हमारा कब होने वाला है. चलो टेक केयर, बाय बाय गाइज. ठीक है चलो.